Good morning everyone. I welcome you all to the platform of देहरादून क्लैट एकेडमी। आज इस वीडियो में हम ऐसे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे जो हर लॉ स्टूडेंट के माइंड में आते ही आते हैं। ऐसे क्या चीज़ें हैं, मैं बात कर रही हूँ सीआरपीसी की। सीआरपीसी में ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसमें हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वो टर्म्स जैसे कि आप देख सकते हैं, जब सीआरपीसी को स्टार्ट ही करते हैं तो एक डेफिनेशन क्लॉज वाला पार्ट हमें दिखाई देता है जो कि सेक्शन 2 में है। ठीक है, वहाँ काफ़ी सारी डेफिनेशन हैं जो एक्चुअली में डेफिनेशन लगती ही नहीं है क्योंकि समझ नहीं आता कि डिफाइन कैसे किया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिलेबल ऑफेंसेस की, नॉन बिलेबल ऑफेंसेस की, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, इन्वेस्टिगेशन कब की जाती है, कौन करता है, इंक्वायरी कौन करता है और किस स्टेज पर की जाती है, वारंट केस क्या है, समन केस क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑफेंस के कैटेगराइजेशन से। देखिए, जो ऑफेंसेस है ना, मतलब मैंने आपको जो सीआरपीसी की वीडियो पूरी दे दी है कि सीआरपीसी को कैसे पढ़ना चाहिए, वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग जो की है वो ऑफेंसेस वर्ड से ही की है। जब कोई भी अपराध होता है तो वो अपराध किस श्रेणी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, ये डिटरमाइन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, और स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस स्वर्ण सिंह गुहा के केस में ये बात कही गई थी कि ये जो कैटेगरी में डिवाइड करने वाली बात है ना अपराधों को, ये पावर हम सीधा मतलब पूरी पावर हम पुलिस के हाथ में नहीं दे सकते। ठीक है, आपको पता होगा कि सीआरपीसी का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो बात करता है ऑफेंसेस की कैटेगरी की, जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी बताए गए हैं, नॉन कॉग्निजेबल भी बताए गए हैं, बेलेबल भी बताए गए हैं, नॉन बेलेबल भी बताए गए हैं। ठीक है, तो और कौन उनको ट्राई करेगा ये भी बताया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके कैटेगराइजेशन की, तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, देखो ऑफेंस को किन किन पार्ट्स में बांटा जा सकता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। ठीक है, या फिर अगर केस है तो वारंट केस, समन केस। ठीक है, और एक और पार्ट है दैट इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल से। नाम से तो पता चल रहा है कि जो ये बेलेबल है ये कुछ ऐसा अपराध होगा जिसमें बेल जो है वो आपको आसानी से मिल जाए, पर क्या फिर नॉन बेलेबल ऐसे अपराध हैं जिसमें बेल मिलती ही नहीं है? नहीं, ये जो है सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बेलेबल ऑफेंसेस में आप बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट ले सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको वहां इजीली बेल मिल जाएगी इस बेलेबल अपराधों के लिए, पर जो नॉन बेलेबल है इसमें अगर आपको बेल चाहिए तो आपको उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, और अगर कोर्ट को सही लगेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसने अपराध किया है या जिसको जो कथित अपराधी है, ठीक है, मतलब जो सेड एक्यूज्ड है, उसको क्या बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, एक बार जब कोर्ट इसका निर्णय कर लेता है तब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दी जाती है। तो आप ये कंफ्यूजन बिल्कुल मिटा दीजिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये केवल तब मिलती है जब कोर्ट को लगता है कि बेल दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ बेल तो मिल जाएगी, पर उसके साथ बॉन्ड भी भरवाए जाते हैं श्योरिटी से, जो कि ये एश्योर करवाता है कोर्ट को कि जब भी इस एक्यूज्ड को बुलाया जाएगा मैं इसको कोर्ट में इसकी जो प्रेजेंस है उसको इंश्योर करवाऊंगा। ठीक है, तो बेल के साथ नॉन बेलेबल में आपको बॉन्ड के भी प्रोविजन देखने को मिलते हैं। अब जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं ये सीआरपीसी में कहाँ दिए गए हैं, कौन से सेक्शन में, कौन सा सेक्शन इसकी बात करता है, तो 2A डिफाइन करता है बेलेबल को, और 2A में ही नॉन बेलेबल की भी बात की गई है। ठीक है, और ये फर्स्ट शेड्यूल में इन दोनों के बारे में साफ साफ बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा नॉन बेलेबल। अब बात करते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की।
कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें जो पुलिस है उसके पास पावर होती है, उसके पास ये शक्ति होती है कि वो किस एक्यूज्ड को बिना वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है कि ऐसे जो भी अपराध हो जिसमें एक्यूज्ड को बिना वारंट पुलिस अरेस्ट कर रही है तो मतलब वो कॉग्निजेबल है। ठीक है, पर जहां पुलिस को पावर नहीं होती बिना वारंट अरेस्ट करने की, ऐसे अपराध नॉन कॉग्निजेबल कहलाए जाते हैं। ये तो हो गई किताबी बातें, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जनरली वो सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि आपका रेप है, मर्डर है, किडनैपिंग है। ये जो ऑफेंसेस हैं ये आपके सीरियस नेचर के हैं और ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। किसकी कैटेगरी में आएंगे? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और जनरली जो नॉन सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आते हैं। कुछ और बातें देख लीजिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में केवल एफआईआर जो की जाती है वो केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में की जाती है, जिसका प्रोविजन आपको आर्टिकल 154 देता है। और क्योंकि मैंने आपको ये कहा कि अरेस्ट विदाउट वारंट होता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अरेस्ट विदाउट वारंट का प्रोविजन हमारी सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है। तो ये दिया गया आपका सेक्शन नंबर 41 में। अब जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं ये डिफाइन कहाँ है? तो ये आपका 2C इसको डिफाइन करता है और 2L डिफाइन करता है आपका नॉन कॉग्निजेबल को। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं इसमें आपका जो एफआईआर तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एफआईआर केवल कॉग्निजेबल में हो सकती है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए आप कैसे इसकी रिपोर्ट करेंगे? तो ये आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लेंट कर सकते हैं, जो कि 2D आपको बताता है कंप्लेंट कहते किसे हैं। और एक एनसीआर मतलब जिसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट हम कहेंगे, वो भी की जाती है अंडर सेक्शन 155। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अब बात करते हैं आपके समन केस और वारंट केस की। समन केस कौन से होते हैं और वारंट केस कौन से होते हैं? तो समन केस जो है आपके, ये तो सिंपल वर्ड्स में बताया गया सीआरपीसी में कि वो केसेस हैं जो वारंट केस नहीं है। तो आप समझ लेते हैं पहले वारंट केस किसे कहते हैं। 2X आपका डिफाइन करता है वारंट केसेस को। वारंट केस के बारे में आपको मैं बता रही थी, तो ऐसे केसेस जो कि जिसमें जो पनिशमेंट दिया गया है वो या तो डेथ पेनल्टी है या फिर इम्प्रिजनमेंट है, मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ठीक है, कई बार आपका सवाल ये प्री का बन जाता है और उसमें ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा वारंट केस नहीं होगा या कौन सा वारंट केस किसमें कौन इनमें से ऑप्शंस हैं जो वारंट केस को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो वारंट केस के लिए आपको याद रखना है ऐसे ऑफेंसेस जिसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, या फिर जिसका पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके वारंट केस। और जो वारंट केस नहीं है वो क्या होगा? वो होगा आपका समन केस। तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस है ना, समन केस और वारंट केस के बीच में। उसके बाद अब जान लेते हैं इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को। देखिए 3 स्टेजेस हैं आपकी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक ट्रायल, उसके इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है सबसे पहला स्टेज है। पहले स्टेज क्या है? क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है, जबकि इंक्वायरी कौन करेगा? जब केस कोर्ट में पहुंच जाएगा तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देते हैं आपका इंक्वायरी का। ठीक है, पहली बहुत बेसिक चीज़। तो इन्वेस्टिगेशन जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं इंक्वायरी से भी पहले का प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाती है, एक तरह से चार्जशीट वगैरह फाइल होकर चली जाती है, और तब भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें और जांच पड़ताल होनी चाहिए,
तो वो इंक्वायरी का ऑर्डर दे देते हैं। और साथ ही साथ ये भी चेक करने के लिए कि जो पुलिस ने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो कितने सही हैं कितने सही नहीं हैं, ये भी डिटरमाइन हो जाता है जब मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का ऑर्डर दे देते हैं। ठीक है, तो 2H आपका इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करता है और 2G आपका इंक्वायरी को डिफाइन करता है। ये हो गई आपकी कुछ बेसिक बातें CRPC से रिलेटेड। पर ये ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम नहीं जानते हैं तो हम CRPC को कभी अच्छे से समझ ही नहीं सकते। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। जस्ट कमेंट बिलो and do let us know how like on what topics you want video from us. Bye bye, take care, have a nice day.